Hi बच्चों, hello everyone. Welcome to the class. Good morning, good morning. एक स्पैमर आती हुई उसको उसी स्पीड से स्पैम आउट मैम करती हुई. यस. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों. तो आज हम फाइनली आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि जो हमारा बचा हुआ पिछला बैकलॉग था वो हम कंप्लीट करें और फिर हम अपना क्लास 12 का कल से नया चैप्टर शुरू करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. यस. आधा. यस बेटा, आधा पढ़ा चुके होंगे. हाँ जी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आगे सभी बच्चे. कर लिया ज्वाइन. उस बच्चे के साथ कितना गलत हो. दैट्स सो ट्रू बेटा, दैट्स सो ट्रू. देखो यार बच्चों, अगर सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं तभी इस फील्ड में कूदे. बार बार हम तो यही बताते हैं. यार बच्चों नहीं होता. अब ये वही बात हो गई ना कि मैं होशियार हूँ तो दैट मीन्स कि मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं या कुछ बनूं. मे बी उसको स्विमर बनना हो, मे बी उसे स्पोर्ट्स करना हो, मे बी उसे गेमर बनना हो, मे बी. क्या पता बच्चे को लगता हो कि मैं गेमर बन के ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ. आई कैन परफॉर्म बेटर इफ आई बिकम अ गेमर, इफ आई बिकम अ ब्लॉगर, आई बिकम अ टीचर, एनीथिंग. मे बी ही लाइक्स डिफेंस. आजकल तो बच्चों का डिफेंस में इतना इंटरेस्ट होने लग गया है. यस. बेटा आप जरूरी नहीं है ना कि अगर आप इंटेलिजेंट है तो माँ बाप एक ड्रीम वर्ल्ड बना लेते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा इतना फर्स्ट आ रहा है, इसमें भी 10th में भी फर्स्ट आ रहा है, 12th में भी फर्स्ट आ रहा है, मतलब कि अब इसको नेक्स्ट एमबीबीएस कराएंगे इनसे, फिर इसको हम फिर आईएएस ऑफिसर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको गवर्नमेंट जॉब में लेकर जाएंगे, फिर गवर्नमेंट जॉब में इसका प्रमोशन होगा, एक दिन ये मिस्टर जयशंकर की तरह बन जाएगा. हम एक्चुअली विजुअलाइज कर लेते हैं बट हम ये भूल जाते हैं कि वो एक इंसान है, उसकी अपनी भी इच्छाएं हैं. एंड जब बच्चे 10 साल से बड़ी उम्र के हो जाते हैं तब तो उनकी इच्छाएं डू मैटर, बिल्कुल मैटर करती है बच्चों की इच्छाएं. आज भी मतलब माय डॉटर इज जस्ट 3.5 years old. अगर मैं उसे कहूँ नहीं बेटा ये शूज अच्छा नहीं है, ये शूज अच्छा है, तो वो कहेगी नो, आई वॉन्ट दिस ओनली. हमें दिलाना पड़ता है क्योंकि अगर मैं अपनी इच्छा वाला शूज उसे दिला दूं तो वो खुश होकर पहनेगी ही नहीं. जो मुझे पता है कि कंफर्ट क्या होता है, मे बी उसको ब्लिंग पसंद आ रहा हो इस उम्र में, बट अगर मैं कंफर्ट की तरफ जाऊंगी उसे ब्लिंग नहीं मिलेगा बट उसे ब्लिंग चाहिए, तो ये तो ज्यादती हो गई ना. यस. तो ये चीज है बच्चों कि दिस इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न, वेरी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न. कल मैं वीडियो भी डालना चाहती थी इस पे, बट ऑफ कोर्स अब किसी और ने मेरे से जस्ट पहले डाल दी तो लगेगा कि मैंने कॉपी किया है, तो इसलिए आई थॉट टू स्किप दिस. यस. हाँ. पर मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि दिस इज रियली सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न. मैं टीचर बनना चाहती थी तो मैं आज टीचर ही हूँ. मुझे कुछ और नहीं बनना था एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस टीचिंग यू. अगर शायद मैं कुछ और बनती तो मैं इतने खुश होकर ना बन पाती और ना इतने लंबे टाइम तक ये काम कर पाती. ठीक है. यस. चलो बच्चों, तो अब हम आते हैं. ठीक है. तो अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं. टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. अपनी क्लास पे अब सीरियसली पढ़ते हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, मॉक टेस्ट पेपर. मैं आपको हमेशा कहती हूँ एक छोटी सी बात, जो इंसान समय को कंट्रोल करता है वो कभी प्रेशर में नहीं आता. समय रहते हर चीज कर लोगे ना, समझा लोगे, अपने आप को ओपन अप कर लोगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, तो आप हमेशा चीजों को थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे बच्चों. लास्ट मिनट काम प्लीज अवॉइड किया करो, वो सबसे ज्यादा पैनिक, एंजाइटी और स्ट्रेस के काम होते हैं. कोई भी बात है उसी टाइम बोल दो.
कई लोग मैंने ऐसे देखे जो अपने मन में बात रखते हैं और फिर इतना गुमार बना लेते हैं कि फिर वो कटना शुरू हो जाते हैं, आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज कोशिश करें, बात करें, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमें टॉपिक कंप्लीट करना है मजे मजे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बदलती है और जनरेट होती है। यस, ठीक है। बाय दिसंबर, बाय नवंबर आई विल कंप्लीट योर सिलेबस। 20 नवंबर तक आई विल कंप्लीट योर सिलेबस। उसके बाद 10 से 12 दिन होपफुली मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको पूरे सिलेबस की, यूनिट वाइज डेली हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, 100 क्वेश्चंस पूरे एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे। उसी के बाद हम कोई नेक्स्ट स्टेप लेंगे, ठीक है। तो मैं तो कंप्लीट कर दूंगी, प्रैक्टिस भी एक बार हो जाएगी बायो की, क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें आप कुछ कुछ प्रैक्टिस साथ साथ करते हैं, बट बायो का एक थोड़ा थियोरेटिकल साइड में रहता है, तो उसके फिर बाद में प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। यस, चले बच्चों। तो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स। क्या होता है एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है नर्व इंपल्स? यस बच्चों, क्या होता है एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है नर्व इंपल्स? यस बच्चों, हाँ जी। एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स? बेटा ये एक तरह का सिग्नल है ना, ना ना, ये एक तरह का खुद में क्या है, सिग्नल। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं बॉडी में। कैसे सिग्नल्स है बच्चों पार्टी, कैसे सिग्नल्स है ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं मेरे बच्चों जो बॉडी में ट्रांसमिट होते हैं, और आप एक जगह से दूसरी जगह इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेजते हैं जिससे कि वो काम हो सके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कब और कैसे जनरेट होते हैं, यही चीज मैं आज आपको इस टॉपिक में समझाऊंगी। तो आइए बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एक जनरल डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये डायग्राम को यूज करके हम पूरा टॉपिक समझने वाले हैं। तो ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, दिस इज अ न्यूरॉन। ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है, एक्सोलेमा। क्या नाम है इस मेम्ब्रेन का बच्चा पार्टी? इसका नाम है एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के अंदर क्या है बच्चों, एक्सोप्लाज्म। क्या है इसके अंदर, एक्सोप्लाज्म। और जो फ्लूइड बाहर होता है एक्सोलेमा के, उसको हम कहते हैं ईसीएफ। क्या कहते हैं इस फ्लूइड को, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो बाहर की तरफ है ईसीएफ, अंदर की तरफ है एक्सोप्लाज्म, और बीच में जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा, ठीक है। अब इस पे दो तरह के चैनल्स होते हैं। कितने तरह के चैनल्स होते हैं, दो तरह के। एक जो चैनल होता है उसका नाम होता है लीक चैनल्स। क्या नाम है इन चैनल्स का, लीक चैनल्स। ये वो लीक चैनल्स होते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे इधर से उधर आयंस को करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर पोटेशियम यहां ज्यादा है तो ये पोटेशियम अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसको कोई भेजेगा नहीं, अपने आप अंदर चला जाएगा। तो लीक चैनल्स, लीकेज तो आपको पता है ना अपने आप होती है, आप थोड़ी करते हो लीकेज। करते हो क्या, करते हो क्या लीकेज? नहीं करते ना लीकेज, अपने आप होने वाली चीज होती है लीकेज। इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, जहां होनी अपने आप हो जाती है लीकेज, ठीक है। उसके बाद दूसरे चैनल्स होते हैं, ये दूसरे चैनल्स हैं। ये दूसरे चैनल्स कौन से बच्चों, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। कौन से है ये, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये वो चैनल्स हैं, ये तभी खुलते और बंद होते हैं जब वोल्टेज में चेंज आता है, ठीक है। किसमें चेंज आता है, इनका ओपन होना या क्लोज होना किस पे डिपेंडेंट है माय किड्स, किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज चेंज पे। किस पे डिपेंडेंट है गाइस, ये वोल्टेज चेंज पे। क्या ये दोनों चीजें हमें समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस, एक्सोलेमा क्लियर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्लियर, ठीक है। एक्सोप्लाज्म जिसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड।
ये भी क्लियर? ये दो तरह के चैनल्स, लीक चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल। क्लियर? बनाओ इसको, बनाओ इसको, फिर प्रोसेस शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। मैम हमारे यहाँ कल रोशन प्रीनिक्स आ रहे हैं, रोशन प्रीनिक्स प्रिंस आ रहे हैं एरोसिटी में, जागरण है और लंगर भी। सो आर यू ट्राइंग टू इनवाइट मी देयर? एक तो जेनजी की भाषा समझने में हम ओल्डीज को टाइम लगता है गाइस। चलो, आई थिंक आप लिख लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फेजेस। अभी आप कुछ नहीं बनाएंगे, पहले मैम ही बनाएंगे जो बनाना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में से आरएमपी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आरएमपी। मैम हमारे यहाँ गोविंदा आ रहा है, आला रे आला गोविंदा आला। हाँ क्या बात है, आला ले आला गोविंदा आला। चलो कोई नहीं, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, नाम है गर्मा गोयल। ठीक है, इस टाइप पे यार बच्चों को पढ़ने का बहुत कम होता है। बंगाली बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, सीधी सी बात बता रही हूँ। मैं बीएचयू से पढ़ी हुई हूँ, तो जब दुर्गा पूजा आती थी, सजने में इतना ध्यान होता था, बस पूछो मत। सरस्वती पूजा वाले दिन इनके रोके हो जाते थे। साड़ी वाड़ी तो पहन के तैयार होती ही है दीदी सारी। दुर्गा पूजा तक उसे पता लग जाता था कि भाई ये सरस्वती कम काली ज्यादा है। बहुत बंगाली बच्चे नहीं पढ़ते, वो कहते साल भर कर क्या रहे थे, अभी हम मजे करेगा। यस, डायग्राम बना लिया गाइस? अरे यार रुको, बाहर पॉजिटिव होगा अंदर नेगेटिव, सॉरी गाइस। मैं नवरात्रि के मूड में चली गई थी, आज मुझे भी गरबा नाइट्स पे जाना है ना गाइस, सॉरी। वो एक्चुअली 12th पढ़ा रही थी ना, तो 11th थोड़ी दिमाग से निकल गई मेरे। वो फ्लो में पढ़ाते हैं ना हम लोग, हो जाता है ऐसा। जैसे 11th में होते हैं तो 11th के जोन में होते हैं, 12th में होते हैं तो 12th के जोन में होते हैं। अभी क्या हो गया, बीच में आ गया एकदम से मेरे 12th के जोन में। बना लिया सबने? चलो यार बच्चों, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आइए बच्चों, अब समझते हैं इसको। अब असली खेल खेला जाएगा गाइस। लेट्स प्ले द खेल। तो यहाँ पे जो एक्सोप्लाज्म है उसको हम क्या कहेंगे, पोलराइज स्टेट में है। किस स्टेट में है गाइस, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? किस स्टेट में है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस स्टेट में है? एक्सोलेमा। वो है हमारी पोलराइज स्टेट में। पोलराइज स्टेट क्या होती है, जब आपके जो आयंस हैं वो अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम जो मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ पॉजिटिव है,
अंदर की तरफ क्या है, वो नेगेटिव है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या है बच्चों, पॉजिटिव, अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए इधर, आखिर क्यों ये बाहर की तरफ पॉजिटिव है, अंदर की तरफ ये क्यों नेगेटिव है। इसको तीन चीजें मेंटेन कर रही है। कितनी चीजें मेंटेन कर रही है गाइस, तीन चीजें। सबसे पहला यहाँ पे चल रहा है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। कौन सा पंप चल रहा है बच्चा पार्टी, कौन सा पंप चल रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इस पंप में क्या हो रहा है, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। और इस पंप में हमें खर्च करनी पड़ती है एनर्जी, यानी कि यहाँ पे खर्च हो रही है हमारी एनर्जी। दिस इज अ एनर्जी टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कहां जाता है, बाहर या अंदर, पहले तो मुझे ये बताओ आराम आराम से। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा है, बाहर या अंदर ना, बाहर ज्यादा हो गया ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो। बाहर के रिस्पेक्ट में अंदर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी चीज, जो हमारे लीक चैनल्स होते हैं, क्या होता है हमारे लीक चैनल्स, उन लीक चैनल्स के थ्रू जो हमारा पोटेशियम है वो भी क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। क्यों बाहर जा रहा है, इसे अंदर भेज रहे हो तो अंदर पोटेशियम का क्या हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा ना, या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो लीक चैनल्स है, उन लीक चैनल्स के थ्रू ये जो पोटेशियम है वापस बाहर चला जाता है। ये देखो, फिर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा हो गया, बाहर, एज कंपेयर टू इनसाइड। जितने भी यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है या नेगेटिवली चार्ज आयंस है, उन सबको बाहर जाने का नॉट अलाउड, इनको बाहर जाना नॉट अलाउड। तो नेगेटिव हम अंदर रखना चाह रहे हैं, बाहर पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं। यही तो है इंसान का असली रूप गाइस, यही तो है असली रूप। अगर बीवी शांत बैठी हो तो बाहर से पॉजिटिव दिख रही है, बट अंदर से समझ जाना कि घर जाने के बाद होगी तेरी धुलाई। ठीक है बच्चों, क्योंकि भरी बैठी है, अंदर से नेगेटिव होती जा रही है, घर जाके मारेगी तुझे। तो इसलिए याद रखना है आपको इस चीज को। तो इस टाइम बाहर क्या रहेगा गाइस, आउटसाइड क्या रहेगा, एवरीबॉडी आउटसाइड क्या है, इनसाइड क्या है, जल्दी से पहले बताओ फिर उसके बाद लिखना। आउटसाइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इनसाइड क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। इस टाइम पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना है, व्हाट इज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो अंदर की मेम्ब्रेन क्या है, नेगेटिव। तो कितना नेगेटिव है, -70 मिलीवोल्ट। कितनी है, -70 मिलीवोल्ट। इसको हम नाप लेंगे यूजिंग वोल्ट मीटर। ठीक है, अब आते हैं स्टेप्स, कंडीशन। आखिर हमने कैसे मेंटेन की पोलराइज स्टेट। इस टाइम पे सबसे पहले फर्स्ट क्या चल रहा है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ये पंप क्या कर रहा है गाइस, ये पंप एनर्जी खर्च करके 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है। ठीक है, यूजिंग ATP it throws out 3 sodium ion in exchange with 2 potassium ions। मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमिएबल है, पोटेशियम के लिए या सोडियम के लिए। जो लीक चैनल्स है किसको सपोर्ट कर रहे हैं, सोडियम को या पोटेशियम को। क्या बोलूं कि इसको मैं कैसे लिखूं कि द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। क्योंकि सोडियम अंदर नहीं आ रहा, सोडियम में तो बाहर ज्यादा है गाइस, वो भी तो अंदर आ सकता था, बट है ही नहीं ना उसके लीक चैनल्स। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन क्या है, पार्शियल है। क्या है, मेम्ब्रेन पार्शियल। सो यहाँ पे द मेम्ब्रेन is more permeable for potassium ion as compared to sodium ion। क्या ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हुआ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिवली चार्ज्ड ions and proteins, membrane is impermeable। इन सब के लिए भी मेम्ब्रेन क्या है, इम्पर्मिएबल।
तो ये वो स्टेट कौन सी है? तुमने कभी वो रेस देखी है भागने वाली, एथलीट्स की रेस? जब तक वो पिस्तौल नहीं बजाते फट, तब तक वो ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे पैर करके, कि भाई ये बंदूक बजाएगा और मैं बस भाग पड़ूंगा, फिर मैं ये नहीं सोचूंगा मेरे साथ वाली हैंडसम है या नहीं। ठीक है, वो वाली स्टेज समझ रहे हो? बस तू बजा दे। मैं जैसे नीट का पेपर दिख रहा है, हाँ, ऐसे सवाल देख रहे हैं झांक झांक के, अरे ये तो मुझे आता है, लेट्स सॉल्व कर लेता हूं फटाफट। फिर जैसे मैम कहती है नाउ यू कैन स्टार्ट, अबे फारसील शुरू हो जा, फिर देखते हैं अरे वही सवाल आता था बस यार, बाकी तो आ ही नहीं रहा है। हे भगवान। ठीक है, यस। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल फॉर पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे इम्पर्मेबल आएगा, बिल्कुल सही। इन सब के लिए भी मेम्ब्रेन क्या है? इम्पर्मेबल। तो ये वो स्टेज है हमारे न्यूरॉन की जहां बस वो वेट कर रहा है कि बस आ जाए, ठीक है, मैं काम कर दूंगा। उस स्टेज पे है वो। समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप। सिग्नल आ गया गाइस, हुआ हुआ, सिग्नल आ गया गाइस। चलो फिर जब सिग्नल आ गया है तो बताना तो बनता है गाइस। अब सिग्नल का टाइम है जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी कि जो पोलराइजेशन हमने अभी पढ़ी थी, स्टेट ऑफ पोलराइज स्टेट, उसको अब हटाने का, मिटा देने का टाइम आ चुका है बच्चों। अब आ चुका है क्या? सिग्नल। और वो सिग्नल क्या था? नीट का पेपर, वो गन शॉट। आ जाओ भाई, फिर से डायग्राम बनाएंगे सुंदर सुंदर। अब मैं सेम कलर के चैनल्स बना रही हूँ बेटा, मैं बार बार लेबल नहीं करूंगी, सेम कलर स्कीम में यूज कर रही हूँ। प्लीज आप लोग भी इसमें दिमाग लगाना कि कौन से चैनल है। चलो मैं लिख भी दूंगी क्योंकि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, गलत नोट्स लेके कहीं चलेगा तो मैं क्या करूंगी भाई। ये तो कह रही हूँ मैम ने लिखवाया है, बेशरम कहीं के। एक पेन का इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे कलर स्कीम समझेंगे? ये है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, अब देखो इधर, डीपोलराइजेशन, यानी कि जो पहले कंडीशन थी अब उसके ऑपोजिट हो चुकी है। अब जो हम प्रिपरेशन में फेस कर रहे थे, अब हम मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं। सबसे पहले जो निगाहें मुझे शक से देखती थी, इससे नहीं हो पाएगा, अब उनको बोलने का समय आ चुका है कि मुझसे हो गया है। ठीक है, यस। यानी ये सारी परिस्थितियां बदल चुकी है बच्चों, सिर्फ एक चीज से, वो है सिग्नल, वो है सिलेक्शन। स से सिग्नल, स से सिलेक्शन। जो कंडीशन में आप अभी जी रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ना, फिर आप 12-12 घंटे मौज करेंगे बच्चों, यस। फिर यहाँ पे जो आपके रिश्तेदार बोलते हैं अबे इस बार होगा नहीं होगा, आप उसे बोलेंगे जा अपने बच्चे को देख। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन के लिए हमें क्या चाहिए? सिग्नल, यानी कि हमें चाहिए एक सिलेक्शन। कैसे मिलेगा? चलो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बाहर मीठा बनते थे और अंदर से बोलते थे इससे नहीं हो पाएगा, उन्हें बदलने का समय आ चुका है। अब मुंह पे जवाब मिलेगा बुआ जी को। ये देखिए, अंदर से मेरे मन में मैल नहीं है, मुझे बुआ पसंद है, बट एक बार बता तो दो बुआ को हो गया सिलेक्शन, अब कम बोलना थोड़ा। ठीक है, तो यानी कि अब सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। अब बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव। बट अंदर की तरफ पॉजिटिव क्यों हुआ? ऐसा क्या इवेंट हुआ? तो जैसे ही हमारा सिग्नल आता है, आप कहेंगे मम्मी सिग्नल आता कैसे है? देख मैं बताती हूँ। चुटकी जो तूने काटी है यहाँ वहां, तो ये चुटकी क्या सिग्नल ही तो है, तेको पता लगा ना चुटकी लगी, दिस इज सिग्नल। जब आपने कोई एक्शन किया, यहाँ के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए, डीपोलराइजेशन हुआ, और ये सिग्नल ट्रैवल होते 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 ब्रेन के पास गया। ब्रेन ने कहा अबे ये कुछ नहीं है, जरा सी चुटकी है, तो नो रिएक्शन। अगर मान लो तीखी चुटकी मार दी किसी ने, स्किन दबाने वाली चुटकी मार दी, तो ये सिग्नल जाएगा, फिर आपको अरे यार इतना दर्द हो रहा है, मार पकड़ के इसको। तो दिस इज अ सिग्नल। सब सिग्नल्स पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप कहते हो कोई नहीं, दिस कैन बी इग्नोर्ड। बट कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जहां पे रिफ्लेक्स निकलता है कि अब मार से पकड़ के, यस, मार से पकड़ के। तो ये क्या है? सिग्नल। आप बैठे हुए हैं, आपकी फ्रेंड ने जाते जाते आपको ऐसे किया, तो आपने सिग्नल लिया कि चल छोड़, तेरे को तो मैं मॉक टेस्ट के बाद बताऊंगी। सिग्नल, उसका ये करना, आपकी आंखों ने क्या किया? रिसीव किया। रिसीव करने के बाद आंखों ने इस सिग्नल को ब्रेन में भेजा, तब ब्रेन ने डिसाइड किया कि कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना है।
दिस इज योर सिग्नल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, जैसे ही सिग्नल आता है तो बॉडी कैसे इसको ब्रेन तक भेजती है, ये चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये कैसे भाई लाइट जा रही है, रुको, अभी लाइट में ट्रिपिंग हुई है, मैंने देखा। अब देखो इधर, अब कैसे यहाँ पे ये काम हुआ, ब्रेन तक तो भेजना है ना, कैसे देखो, जैसे ही सिग्नल आता है यहाँ पे जो सोडियम था, बाहर बहुत सारा सोडियम था। अब मेरा आपसे सवाल है, बाहर सोडियम क्यों था? अबे फेंका तो था भी तूने इतना सारा सोडियम, अंदर क्या था? बहुत सारा पोटेशियम था। आप कहेंगे मैम अंदर पोटेशियम क्यों है? अरे अंदर लेकर तो आए थे पोटेशियम को भी। ये स्टेप नंबर 2 पे हम, तो यानी कि अब ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है ये हो जाएंगे ओपन। क्या हो जाएंगे? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन। ठीक है, अब ये हो गए ओपन। तो बेटा सोडियम कहां से कहां मूव करेगा, डायग्राम देख के मुझे बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपने आज बताया तो आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप बता रहे हैं क्लास में। यस, जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा तो सोडियम का मूवमेंट कहां से कहां होगा? इनफ्लक्स होगा या इफ्लक्स होगा? अंदर आएगा सोडियम या बाहर जाएगा सोडियम? अंदर आएगा, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब जैसे ही सोडियम अंदर आएगा, जैसे ही सोडियम अंदर आएगा तो अंदर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम भी है और सोडियम भी है। तो सोडियम पोटेशियम दोनों मिलकर अंदर क्या कर देंगे? मेम्ब्रेन को पॉजिटिव, और बाहर की तरफ क्या कर देंगे? मेम्ब्रेन को नेगेटिव। क्या कर देंगे? बाहर की तरफ मेम्ब्रेन को नेगेटिव। ठीक है बच्चों, क्या हमें ये समझ में आया डीपोलराइजेशन? तो सिग्नल जब आता है तो मेम्ब्रेन एकदम से डीपोलराइज हो जाती है, जिससे कि वो सिग्नल आगे भेज सके ब्रेन तक। ठीक है, चलो अब यही चीज हमें लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। तो सबसे पहले आउटर क्या रहेगा इसमें, इनर कौन सा चार्ज रहेगा, पहले तो ये लिखिए। तो आउटर आप देख सकते हैं नेगेटिव रहेगा, अंदर क्या रहेगा? पॉजिटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पे इस टाइम चार्ज क्या रहेगा बच्चों? मेम्ब्रेन पे इस टाइम चार्ज रहेगा +34 मिली वोल्ट। क्या रहेगा? +34 मिली वोल्ट, क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो गया है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? ओके, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे जो हो रहा है, as signal is achieved by neuron, sodium voltage gated channels open quickly but for short duration. बहुत कम देर के लिए खुलते हैं, बहुत जल्दी खुलते हैं। This leads to opening of, this leads to influx of sodium ion from extracellular fluid into intracellular fluid. मैम दोनों एक साथ क्यों ओपन नहीं होते? यही तो चीज है। मैं तुम्हें इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बताऊं, अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छे हो ना तो आपकी पर्सनल लाइफ बेटा FUCK हो जाएगी। अगर आप सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं ना तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ FUCK हो जाएगी। यही कंडीशंस नहीं है बेटा, इसके एक्शन है ये। इसमें कंडीशन नहीं होती, क्योंकि मेंटेन नहीं कर रहे ना हम यहाँ पे कोई चीज। मतलब ये है कि दोनों चीजों को या तो आप बैलेंस कीजिए, या फिर एक चीज में घुस रहे हैं तो दूसरी चीज तो सफर करेगी। एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा कि मैम ये दोनों चैनल एक साथ क्यों नहीं खुलते? नहीं खुल सकते बेटा। अगर दोनों एक साथ खुलेंगे तो दोनों तरफ से लीकेज हो जाएगी। जो सोडियम अंदर आ रहा है उतना ही पोटेशियम बाहर चला जाएगा, तो अंदर पॉजिटिव मेंटेन कैसे होगा? सोचो, अगर मुझे अंदर पॉजिटिव मेंटेन करना है तो मुझे सोडियम पोटेशियम दोनों की जरूरत है। लीक चैनल, क्या लीकेज बहुत ज्यादा होता है? लीकेज इज ऑलवेज supposed to be a very small quantity but a continuous effort. समझो बात को बेटा, लीकेज को आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते अपने मेन वर्क से।
ठीक है, लीकेज हमेशा छोटा होता है बट वो होता रहता है, तो इस चीज को याद करो। ये भी कर लिया बच्चों। अब चले नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपको पता है डीपोलराइजेशन हो चुका है, सिग्नल आ चुका है, सिग्नल ने अपना काम कर दिया है। अब मेम्ब्रेन कह रही है कि भाई मेरा काम हो चुका है, मुझे बैक टू नॉर्मल जाना है। ठीक है ना? यस, क्या है? बैक टू नॉर्मल जाना है, यानी कि अब वापस से -70 मिली वोल्ट जाना है मुझे। तो यानी कि एक और स्टेप चलेगा इसके बाद, विच इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप गाइस? नेक्स्ट स्टेप इज रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या होता है? रीपोलराइजेशन देखिए, अगेन हम बनाएंगे एक्सोलेमा, यहां पे हम बनाएंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, यहां बनाएंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अगर मुझे रीपोलराइजेशन करना है तो अब मुझे बाहर कौन सा चार्ज करना होगा, एक बार देखकर बताओ नोट्स में। रीपोलराइजेशन मतलब मुझे वापस आरएमपी पे जाना है, वापस रेस्टिंग फेज पे जाना है। तो बाहर कौन सा चार्ज होना चाहिए? अब फातिमा वेरी गुड, आर्या वेरी गुड, अनु वेरी गुड, हर्ष वेरी नाइस। तो बाहर यानी कि वापस पॉजिटिव चार्ज करना है और अंदर वापस नेगेटिव चार्ज करना है। ठीक है, सोडियम चैनल ने अपना काम कर दिया है, तो यानी कि अब कौन सा चैनल एक्शन में आएगा? अब कौन सा चैनल एक्शन में आएगा? सोडियम काम कर चुका है, अब कौन सा बचा? पोटेशियम। यानी कि इट्स अ टाइम कि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो? ओपन। क्योंकि अब सोडियम चैनल को हम क्या करने वाले हैं? क्लोज, क्योंकि ये अपना काम कर चुका है। ठीक है, तो अब यहां पे सोडियम चैनल हो जाएगा बंद, यानी कि बाहर से अंदर सोडियम आना बंद। पोटेशियम चैनल खुल चुका है, यानी कि पोटेशियम कहां से कहां जाएगा गाइस? अंदर क्या भी? सोडियम, अंदर क्या भी? पोटेशियम। तो यानी कि पोटेशियम कहां से कहां जाएगा? इनफ्लक्स या ईफ्लक्स? अंदर से बाहर जाएगा, यानी कि उसका होगा ईफ्लक्स। तो ये हमारा पोटेशियम का बाहर जाने का समय। तो जितना पोटेशियम बाहर जाएगा उतना बाहर पॉजिटिव होता जाएगा, उतना ही अंदर नेगेटिव होता जाएगा। ये तब तक होगा जब तक हम -70 मिलीवोल्ट का चार्ज अचीव ना कर ले। ठीक है, समझ आया नहीं आया? एक बार हम पूरा रिवाइज करेंगे, डोंट वरी, एक बार आप समझिए इस बात को। समझ आया? अब इसको लिखते हैं, लिखते वक्त फिर रिवाइज कीजिए आप। तो इस टाइम पे आउटर चार्ज क्या होगा? इनर चार्ज क्या होगा? मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? बताइए। हाँ, बाहर क्या होगा? पॉजिटिव, अंदर क्या होगा? नेगेटिव। अचीव करना है -70 मिलीवोल्ट, जितना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे था। स्टेप नंबर 1, इस टाइम पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स विल ओपन और क्लोज। क्या लिखिए मैम? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स विल ओपन और क्लोज। क्लोज, वेरी गुड क्लास। Potassium voltage gated channels will now open slowly but for longer duration. लंबे ड्यूरेशन के लिए खुलेंगे। तो इससे क्या होगा? Efflux of potassium ion from intracellular fluid into extracellular fluid. ठीक है? यस बाबा रे बाबा, समझ आया नहीं आया बाबा? कितना सिंपल है। अब आते एक स्टेट। बेटा कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि मम्मी ने 3-4 काम एक साथ बोल दिया और फिर तुम कह रहे हो कि अरे यार मम्मी अब और काम नहीं हो सकता, पहले मैं आराम करूंगा?
ये तुम्हारे साथ हुआ हो कि मम्मी जो है काफी देर से खाना बना रही थी और तुमने इतने में बोल दिया मम्मी मेरी शर्ट प्रेस कर दो, तो कितने थप्पड़ खाते तुम उस स्टेज पे? क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्योंकि मेरे साथ तो बहुत हुए हैं। यस, नहीं हो तब में बहुत ही बढ़िया बेटा, हमारी मम्मी तो हमको वहीं से चप्पल मार देती थी खिंचा के। यस, वहीं से वहीं से आ रही होती थी मस्त चप्पलें। यस, बट चप्पल हमें नहीं पड़ती थी, मुझे मेरी बहन को। मेरा भाई बेचारा इतना, अब दो बहनों पे अकेला भाई था। मम्मी मुझे हमें मारती नहीं थी, बेचारे बैठे बैठे उसे चप्पल आती थी। वो कहता था मम्मी मैंने क्या किया है, अपनी बहनों को सुधार। बहुत पिटा मेरा प्यारा भाई। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है। न्यूरॉन के पास सिग्नल आता है तो न्यूरॉन कुछ सेकंड के लिए कहता है मैं और सिग्नल ले लूंगा, पहले मैं आराम करूंगा। तो आराम करना इज कंपल्सरी। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती हूँ, मैंने फिजिक्स पढ़ी होती, तो 20 क्वेश्चन के बाद 40 मिनट का ब्रेक इज कंपल्सरी। क्योंकि मुझे उस टाइम फिजिक्स अच्छी नहीं लगती थी, मेरी टीचर इतनी प्यारी नहीं थी ना। यस तो बेटा वही चीज है, जब ज्यादा काम करते हैं ये, तो ये कुछ समय के लिए कहते हैं कि मैं इस टाइम पे कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पे रेस्ट कर रहा होता है। अगले सिग्नल लेने से पहले छोटा सा ट्रांजिएंट फेज ऑफ रेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। अब ये क्यों होता है हाइपर पोलराइजेशन, ये मैं बता देती हूँ। ये जो पोटेशियम गेटेड चैनल है, ये लंबे टाइम के लिए खुलते हैं, यहां लिखा है मैंने कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए खुलते हैं। तो जितना पोटेशियम लीक होना चाहिए था उससे ज्यादा पोटेशियम लीक हो जाता है। ये देखो, जितना पोटेशियम लीक होना चाहिए था उससे ज्यादा पोटेशियम लीक हो गया, तो अंदर की मेम्ब्रेन और नेगेटिव हो गई, यानी ये -70 से -90 मिलीवोल्ट पे चली गई। अब -90 मिलीवोल्ट पे वो कहता है पहले -70 कर तब काम करूंगा। हुआ हुआ, ठीक है। तो -90 से जब तक वो -70 में वापस नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं करेगा, तब तक वो सिग्नल नहीं लेगा। इसलिए इसे कहते हैं रेस्टिंग टाइम, इसे कहते हैं नॉन सिग्नल स्टेज। वो सिग्नल रिसीव ही नहीं करेगा, नो रिस्पॉन्ड, करते ही नहीं है। जैसे मेरा प्यारा पति, आपको पता ही है कितना प्यारा है मेरा प्यारा पति। उनसे मैं दो बात बोलूंगी, यार वो करवा चौथ आ रहा है, वो गिफ्ट, वो कहेगा फिर मैं बोलूंगी यार वो नवरात्रि भी आ रही है, गरबा ड्रेस, अरे दिवाली पे क्या पहनूं, हूं भी नहीं मिलेगा मुझे, हूं भी नहीं मिलेगा। मतलब अभी तक हूं तो मिल रहा था, अब हूं भी नहीं है, ठीक है। दैट्स हाउ माय प्यारा पति इज। तो ये वही स्टेज है बच्चों, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड जब तक कर सकते हैं बस, इसके बाद नहीं, खत्म, स्टोरी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं as potassium voltage gated channel remains open for longer duration, this leads to more leakage of potassium from ICF into ECF. Therefore, membrane potential drops to -90 millivolt, and this state is called hyperpolarization. Our map is not Gopi वो, yes बिल्कुल सही अविका। पता भी उसकी गरबा में गोविंदा आ रहे हैं अविका के, कितने अच्छे एरिया में रहती होगी वो, सोचा तुमने? वेरी गुड अविका, ऊपर से वो बनिया भी है। आयुष, तेरी सास कोकिला बहन, नालायक।
एल्विश के लिए आई एम नॉट हैप्पी, सॉरी बेटा आपका। यहाँ पे अब वापस से हम नीचे चले गए। लिख लिया सबने? नाउ इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे पूरा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, कि अगर एक ग्राफ भी नीट में आ गया तो आप वो भी कर लेंगे। चलो आइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ओके, आई होप ये ग्राफ को आप डिकोड कर पाएंगे गाइस। मैं चाहती हूं आप करें। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें -70 मिलीवोल्ट होता है, जिसमें मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव होती है, बाहर से पॉजिटिव होती है? हाँ, यस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पहला फेज डायग्राम में कौन सा है? ए टू बी रिप्रेजेंट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस टाइम पे कितना चार्ज होता है मेम्ब्रेन का? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, -70 मिलीवोल्ट, अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव। तीन कंडीशन चाहिए होती है इसको मेंटेन करने के लिए। पहली कौन सी कंडीशन है? एवरीबॉडी रिवाइज विद मी। सोडियम पोटेशियम ATP is pumped which throws out 3 sodium in exchange with 2 potassium ion. The second condition is, what is the second condition? क्या है second condition? The membrane is more permeable for potassium as compared to sodium. Third condition, the negatively charged ions and negatively charged proteins के लिए the membrane is impermeable. Now from B to C. Now what does B to C represent in this particular diagram, where the membrane is becoming positive from outside or from inside and negative outside? Yes, why the membrane is becoming more positive? Because it's a state of depolarization. इस टाइम पे सिग्नल आ जाता है and the membrane potential becomes +34 millivolt, which is also called as spike potential. इस टाइम पे कौन से चैनल्स ओपन होते हैं? कौन सी चीज अंदर या बाहर जाती है? When the signal arrives, the membrane becomes depolarized, in which sodium voltage gated channel open and there is an influx of sodium from extracellular fluid into intracellular fluid. ठीक है? Now from C to D, this is a slow state called as repolarization, where the membrane potential again tends to become -70 millivolt. ये क्यों होता है repolarization? क्योंकि इस टाइम पे sodium channels closes, potassium voltage gated channel open. There is a efflux of potassium from intracellular fluid into extracellular fluid. ठीक है बच्चों? Now from B to E, this is called hyperpolarization, when the membrane becomes more negative. This is -90 millivolt. ठीक है? इसमें वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है. The membrane becomes more negative.
ग्राफ की लेबलिंग डी ऊपर लिखो, लो बस बस। ठीक है, कोई कर लो तुम, कर लो तुम। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। छोटे छोटे टॉपिक अब बड़े सारे आ गए गाइस, छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे आ गए हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। आखिर ये एक्शन पोटेंशियल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है सिग्नल, और पहुंच जाता है लास्ट कहां तक, आपके ब्रेन तक। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक होता है न्यूरॉन हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक न्यूरॉन कौन सा होता है गाइस, माइलिनेटेड, और दूसरा न्यूरॉन कौन सा होता है, नॉन माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड, कुछ भी बोलो गाइस। इन दोनों में सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है यही मुझे अब आपको समझाना है, ठीक है। यस मैम, एंडी सर की शादी फिक्स हो गई, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। एंडी सर की शादी का सोचते सोचते तो बेटा मैं पतली भी हो गई थोड़ी बहुत। यस बहुत टेंशन रहती है गाइस मुझे, है ना, जैसे तुम लोगों को रहती है अपने सिलेक्शन को छोड़ के कि टीचर की शादी हो रही है नहीं हो रही। टीचर को इतनी टेंशन नहीं है, तुमको काय को टेंशन होने लगती है। बनाओ डायग्राम। नेक्स्ट ईयर भी आना पढ़ने के लिए हैं, नेक्स्ट ईयर भी इंतजार कर रहे हो, अब ना जाओ कॉलेज में। चलो भाई जल्दी लिखो, जल्दी बनाओ बेटा, चैप्टर कंप्लीट करना है, 1 घंटा हमारा हो चुका है मैं बता दूं। प्लीज गाइस बी सीरियस इन द क्लास, अभी काफी सारे टॉपिक बचे हमारे। ओके गाइस चलिए एवरीबॉडी इधर देखो, रोहन जस्ट शट अप प्लीज, थैंक यू। चले अब यहाँ पे देखिए सब, इधर प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन्स है, दोनों में अलग तरीके से सिग्नल ट्रैवल करता है, क्योंकि एक के पास माइलिन शीथ है, एक के पास माइलिन शीथ नहीं है। तो अगर हम माइलिनेटेड न्यूरॉन का अगर देखें, ये वाला माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है। ये ए बी सी क्या है, नोड्स ऑफ रैनबियर। कौन से पॉइंट्स है गाइस, ये नोड्स ऑफ रैनबियर। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला अभी डीपोलराइज हुआ है, तो डीपोलराइजेशन के बाद ये बी को चुगली करेगा, बी भी डीपोलराइज हो जाएगा। जब बी डीपोलराइज होगा तो ये चुगली करेगा सी को। अब पीछे वाला जो ए पॉइंट है ये किस में चला जाएगा, रीपोलराइजेशन में। तो पीछे वाला रीपोलराइजेशन में चला गया, बी डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन पे होते होते वो दूसरे को सिग्नल देना शुरू कर देगा कि तू भी डीपोलराइज हो जा। तो अब सी पॉइंट डीपोलराइज हो गया, बी पॉइंट रीपोलराइज हो रहा है,
और ए पॉइंट वापस से किस में चला गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो जैसे जैसे सिग्नल आगे जाता जाता है, पीछे वाले वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बदलते जाते हैं। यहाँ पे सिग्नल फास्ट ट्रैवल करता है क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ होती है, जिसके कारण सिग्नल को जंप करना पड़ता है एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक। इसे इस तरह के कंडक्शन को हम कहते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन। क्या कहते हैं इस तरह के कंडक्शन को गाइस, सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन। अब आते हैं नॉन माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेड। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है गाइस, बट यहाँ पे सिग्नल को जंप नहीं करना पड़ता क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ होती ही नहीं है। तो यहां से अगर बी वाला इस टाइम पे डीपोलराइज हुआ है, ठीक है, तो ए वाला क्या हो रहा, रिपोलराइज। बी वाले से सिग्नल गया सी पे, तो सी डीपोलराइज होगा और फिर बी वाला क्या होगा, रिपोलराइज। तो इस स्टेज पे क्या होगा, ये देखिए, बी वाला हो जाएगा रिपोलराइज, सी वाला हो जाएगा डीपोलराइज, ए वाला हो जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये स्लो ट्रैवल होगा क्योंकि यहाँ पे जंपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे वॉकिंग हो रही है सिग्नल्स की। बेटा हाइपर पोलराइजेशन हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो बहुत ही छोटा स्टेज होता है, बहुत छोटा, वेरी ट्रांजिएंट स्टेज, वेरी वेरी ट्रांजिएंट। हाँ, हाइपर मैं वही बता रही हूँ, बहुत ट्रांजिएंट होता है इसीलिए। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन में क्या हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिग्नल क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, क्योंकि बीच में माइलिन शीथ प्रेजेंट है। माइलिन शीथ क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, और जब वो जंप करता है तो पीछे वाला अपने आप को वापस रिपोलराइज करता है, आगे वाला अपने आप को डीपोलराइज करता है, फिर डीपोलराइज वाला आगे को सिग्नल देता है, तो ऐसे ऐसे सिग्नल आगे जाता जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको लिख लेते हैं, सॉल्टेटरी कंडक्शन, सिग्नल jumps from one node of Ranvier to another node of Ranvier. Due to myelin sheath. Faster conduction occurs. ठीक है, मानी बेटा आप जा सकती है क्लास से, आपके हिसाब से मैं नहीं पढ़ाती क्लास में। लो बनाओ, आप लोग लिखते नहीं है, मैं सबको टाइम देती हूँ, वेरी बैड। अब आते ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये तो एक ही न्यूरॉन में था, अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल कैसे जाता है, ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। दो तरह के साइनैप्स बनते हैं इसमें। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे जाएगा, थ्रू साइनैप्स। साइनैप्स क्या है, व्हाट इज साइनैप्स, एनीबॉडी? synapse, this is a junction between two neurons. दो तरह के साइनैप्स हैं। कितने तरह के साइनैप्स होते हैं बॉडी में, दो तरह के। एक कौन सा होता है, इलेक्ट्रिकल, दूसरा कौन सा होता है, केमिकल।
एक है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स और दूसरा कौन सा है, केमिकल साइनैप्स। अब इसके सब बच्चे पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर मैं समझाती हूँ। ये हमने एक न्यूरॉन बनाया, ये दूसरे के डेंड्राइट्स बनाए हमने, डेंड्राइट्स और एक्सॉन टर्मिनल के बीच में है गैप जंक्शन, ये है आपके गैप जंक्शंस। ये है न्यूरॉन 1, ये है न्यूरॉन 2, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा, मैंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बनाया था। डेंड्राइट्स के पास होते हैं रिसेप्टर्स। एक तो एक कलर काहे को चेंज हो रहा है। ये सिनेप्टिक वेसिकल बर्स्ट हुई, न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे चल रहे हैं डेंड्राइट्स पे। दिस इज synaptic cleft, this is presynaptic membrane, this is postsynaptic membrane, this is calcium voltage gated channel, this is synaptic vesicles. हाँ डेंड्राइट ही है। ओके एवरीबॉडी, सो 1251 हुआ है, 1252 पे वी विल स्टार्ट। Ma'am, initiation muscle contraction works on chemical synapse principle. Yes, true. चैप्टर वैसे हाथों हाथ ही कंप्लीट करा देना चाहिए, बच्चों का पेस टूट जाता है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है इस बार, मुझे 12th शुरू करने से पहले इसे ही खत्म करा देना चाहिए था, एक क्लास 7 के साथ लेके। बाद में ना बच्चों का मजा ही नहीं आ रहा पढ़ने में, मैं देख रही हूँ। हाथों हाथ कंप्लीट होता है ना तो लगता है कि एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया। ब्रेन टॉपिक तो बड़ा है। 12th में क्या है, कॉन्सेप्चुअल जोन में इस टाइम पे बच्चे, बट कोई नहीं बच्चे, कल बस आज की बात है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम कंप्लीट कर ले संडे तक। मन नहीं लग रहा, आई कैन अंडरस्टैंड है। चलो कोई नहीं, बस अब बहुत ज्यादा नहीं बचे। आइए, तो बच्चों यहाँ पे साइनैप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड अ मसल, जिसे हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। तो साइनैप्स इज डिफरेंट फ्रॉम
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इन्हें सेम ना समझे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दो तरह के साइनैप्स है, एक जो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। ये कहाँ पे मिलते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। इसमें क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप जंक्शन होता है, जिसके कारण जो सिग्नल है, ये सिग्नल यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ट्रैवल कर जाएगा, तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा, तो यहाँ पे फास्टर ट्रांसमिशन होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनैप्स। तो यहाँ पे क्या है, फास्टर ट्रांसमिशन है सिग्नल का। ये देखिए, पहले जब लोगों के पास फोन नहीं होते थे तो वो खत लिखते थे, तो जब तक कोई गुजरता था, खत जाता था, फिर वो आता था, तब तक जमाने बीत जाते थे। यहाँ पे अब कोई निकलता है तो तुरंत आ रही है, आ रही है, आ रही है, यस। तो अब जो फोन है, दीज फोन्स आर गैप जंक्शन, यानी कि पहले माँ और बेटी की इतनी बातें नहीं होती थी, बेटी जाती थी महीने भर रहने के लिए, खूब चुगला के आती थी, फिर 11 महीने ससुराल वापस, ठीक है। अब क्या, मम्मी सुबह इन्होंने से मुंह करके बात करती थी मेरे से। सो कहीं जहां फायदा वहां नुकसान भी है। तो यहाँ पे गैप जंक्शन एक्ट्स लाइक फोन, तुरंत से ट्रांसमिशन हो रहा है बेटा हर चीज का, ठीक है। अब यहाँ पे केमिकल साइनैप्स की बात करते हैं, पुराने जमाने की, जहां खत दिए जाते थे, दैट टेक्स लिटिल टाइम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। ये रैपिड, इतना रैपिड नहीं है जितना इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जंप करता करता पहुंच जाएगा लास्ट तक। जब वो आखिरी तक पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल जंप करता हुआ, तो वो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कराएगा। डीपोलराइज होने के बाद कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन करेगा, तो कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा, कैल्शियम, और ये कैल्शियम सभी साइनैप्टिक वेसिकल्स को धक्का लगाएगा कि चलो बाहर निकलो, सिग्नल को आगे पहुंचाना है। फिर साइनैप्टिक वेसिकल्स बाहर निकलेंगे, बर्स्ट करेंगे, इनमें से निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या निकलेगा? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगा जो कि प्रेजेंट है डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। फिर यहाँ पे खूब सारे जब रिसेप्टर एक साथ बोलेंगे हल्ला हल्ला, 1 2 3 4, जी जी मैम है बेस्ट मेरे यार, ठीक है, यस। तब इतना हल्ला होने लगेगा तो सबको लगने लगेगा कि यस ये बात तो बिल्कुल सच है गाइस। तो ये सब मिलके एक थ्रेशोल्ड सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? थ्रेशोल्ड सिग्नल। जब तक ये थ्रेशोल्ड सिग्नल नहीं बनता है तब तक यहाँ पे डीपोलराइजेशन नहीं होगी। ऐसा थोड़ी जो सिग्नल है उसमें मैं रिस्पॉन्ड करूं, नो गाइस। यहाँ पे क्या है, डीपोलराइजेशन के लिए भी आपको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सिग्नल चाहिए। इतना न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा तो ही एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट न्यूरॉन में जनरेट होगा, वरना होगा भी नहीं, ठीक है, यस। तो ये है हमारा केमिकल साइनैप्स। अब केमिकल साइनैप्स में जो हमारी प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें भरे होते हैं साइनैप्टिक वेसिकल, पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। ये 2017 का सवाल है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। समझ आया नहीं आया एवरीबॉडी? ये आप पढ़ चुके हैं लोकोमोशन वाले चैप्टर में, कुछ नया नहीं बताया मैंने, बस थोड़ा सा कह लो कि हाव भाव अलग है, मैकेनिज्म सेम है। तो इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, mechanism of action in chemical synapse। तो सबसे पहले action potential reaches to axon terminal, calcium voltage gated channel opens, influx of calcium into synaptic knob, calcium pushes synaptic vesicles out, synaptic vesicles burst to release neurotransmitters in synaptic cleft।
neurotransmitter binds to receptors present on dendrites. This generates action potential. कल मैं मेले में गई थी, बहुत मजा आया यार। आज की क्लास में मजा नहीं आ रहा है यार। ओके तन्वी, बाय बाय। रिप्रोडक्शन पढ़ने की जिससे लत लग जाती है, इन सब में मजा ही नहीं आता गाइस। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। करना तो पड़ेगा दीदी सब कुछ। अब मुझे समझ में आया तुम्हें रिवीजन करने में इतनी मौत क्यों आती है, क्यों तुम्हें टीचर की जरूरत पड़ती है यूट्यूब पे रिवीजन कराने के लिए, क्योंकि तुम खुद से नहीं पढ़ पाते पीछे वाला यार। ये जेन्युइन है गाइस। अब मुझे पता, मैं तुम्हें समझ रही हूँ धीरे धीरे, मैं समझ रही हूँ। जब तक टीचर नहीं कराएगा हम रिवीजन भी नहीं करेंगे। अब मुझे पता लगा कि पढ़ते बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंग में हैं, बट रिवीजन के लिए हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि उनसे वो होता ही नहीं है। एक क्या हुआ, मेरे घर के पास एक इंस्टीट्यूट है तक्षशिला, वो बच्चे मेरी वीडियो देख रही थी यार बाहर बैठ के, और मैं वहीं पे पीछे एक दुकान थी, ठीक है, कपड़ों की, तुमने सुनी होगी बीबा करके सूटों की दुकान, मैं वहां से निकल रही थी, वो नीचे बैठ के पढ़ रही थी, ऊपर एक तक्षशिला इंस्टीट्यूट था उसके, मेरी वीडियो चली, मैंने कहा मेरी आवाज, मैंने देखा ये मेरी वीडियो से पढ़ रही है, ठीक है। वो लड़की पढ़ रही थी प्लांट फिजियो, जो वन शॉट पिछले साल लिया था। फिर मैंने कहा बेटा क्या पढ़ रहे हो, ऐसा, ये तो सेम है, ये मैम और ये मैम सेम है। कहते ओ माय गॉड मैम, पहले तो मैंने कहा आप बेटा मेरा कोचिंग ज्वाइन कर लो। कहते नहीं मैम, मम्मी पापा ने कहा ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे। मैंने पढ़ तो आप मुझसे रहे हो। कहते मैम आपने तो सब पढ़ा दिया है ना। मैं नो 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 नो, बैच में और अच्छा। कहती ओ ऐसा क्या, यस ये देखो बच्चों को देखो तुम, हाँ उनको मैंने पकड़ा जाके। फिर आती है इस बीच में मेरी मम्मी, नहीं नहीं बेटा ऐसे कैसे, मैम ऐसे ऐसे फ्री में पढ़ाने तो ऐसे थोड़ी, ये थोड़ी ये थोड़ी। मैंने कहा मम्मी बस यार बस, चलो आप। मम्मी तो लग जाती है पीछे लीच की तरह बच्चों पे। यस। एक बार और किस्सा बता देती हूँ मैं। मम्मी जा रही थी मंदिर, मैं पीछे रुक गई थी कुछ सामान लेने के लिए, वहां से एक लड़की जा रही थी पीडब्ल्यू की टी शर्ट पहन के। मेरी मम्मी लिटरली गई और उससे डायरेक्ट पूछना शुरू कर दिया, बेटा आप क्या पढ़ते हो। उसने कहा मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। आप घरमा गुरु को तो जानते होंगे ना, मेरी बेटी। उसने पहले बोला हाँ मैं जानती हूँ, फिर वो वहां पे है, फोटो खींच लो फोटो खींच लो। मैंने कहा मम्मी आप क्यों करते हो ऐसा यार, क्यों करती हो तुम ऐसा, हमेशा ऐसा करती हो तुम मेरे साथ। यही होता है, बच्चे ऐसे करते हैं और मम्मी ऐसे करती है। टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं बच्चों, एक्साइटेटरी, कुछ ऐसे सिग्नल्स, ऐसे कुछ टॉपिक्स जिन्हें सुनते ही बच्चे कहते हैं आज मैं पढ़ूंगा बायो की क्लास में, ठीक है। एक आते इनहिबिटरी, यानी कि ये वो टॉपिक्स है जिन्हें सुन के तन्वी कहते हैं आज मजा सा नहीं आ रहा, ठीक है, आज मजा सा नहीं आ रहा। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो सिग्नल आगे भेजते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन पे कि भाई तू काम कर, आराम मत कर। और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं जो नेक्स्ट न्यूरॉन को कहते हैं मत सिग्नल कर, खत्म, नहीं करना काम, स्टॉप। इनहिबिटरी भी उतना ही जरूरी है जितना एक्साइटेटरी जरूरत है। अब ऐसे थोड़ी हिलता रहेगा स्टेज पे जाके, अरे रुकेगा ना, एक्शन खत्म, स्टेप खत्म, रुकेगा भी तो सही। उसके लिए क्या चाहिए, इनहिबिटरी चाहिए। ब्रेक भी उतनी जरूरी है जितना एक्सेलरेटर जरूरी है गाड़ी में। हमेशा थोड़ी एक्सेलरेटर दबा के आगे चलता जाएगा, ब्रेक भी तो लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। सो दोनों ही उतने जरूरी है। एक काम करा रहा है तो एक काम को रुकवा रहा है। तो दो तरह के सिग्नल्स है, ठीक है, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी, ठीक है। तो एक्साइटेटरी कौन से होते हैं, which generates action potential in next
neuron which inhibits action potential in next neuron. अब ये कौन कौन से होते हैं? एक्साइटेटरी में जैसे एग्जांपल हो गया एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और यहाँ पे इनिबिटरी में जो कि नींद में आ चुके हैं, डोपामिन, आलस फैला देने वाला हार्मोन, न्यूरो हार्मोन भी कहते हैं इसे, ठीक है। यस, आज मैम बादाम खा के आई हैं, मेरे को मजाक बन रहा है। ये जेंजी टीचर को ही नहीं छोड़ते। ग्लाइसिन, गाबा, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, सेरोटोनिन। एनर्जी से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आज मुझे कंप्लीट करना ही करना है भाई। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। एटलीस्ट वी आर नॉट सैयारा वाला जेंजी, वो तो वक्त बताएगा बेटा। अभी तुम कॉलेज तो जाओ, वहां पे कोई मिलने तो दो। लीना ही सबसे ज्यादा उछाल रही होगी, ना 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 ना, तू ही मेरे पास आना, इस मुझे छोड़ के यूं ना जाना, खा जाऊंगी तुझे जाने जाना। बनाओ इसको। हेलो हेलो। क्लास में हूँ जो तुम नहीं हो। ऑफलाइन ट्यूशन में लगवा दे मम्मी पापा ने। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। 1 घंटे बाद, ओके। थोड़ी सी बात, ठीक है, थोड़ी सी बात, ओके बाय। देखा, अभी तुम्हें बताया था मैंने, पढ़ते हमसे बट ज्वाइन करते ऑफलाइन। अब भी जस्ट तुम्हें स्टोरी बताई थी, देखो फोन आ गया वही स्टोरी का। चलो लो भाई, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, ह्यूमन ब्रेन। लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास ऑफ द चैप्टर, उसके बाद चैप्टर फिनिश। अरे कौन है, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। अरे यार, चलो गाइस, ओरिजिन क्या है ब्रेन का? एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, जल्दी बताओ। यस, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन इसका एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल। अब आते हैं इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सिंस ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो गाइस इसको प्रोटेक्शन देना तो बनता है कि नहीं बनता? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बिल्कुल बनता है। तो आइए इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सर को छुओ तो जरा पता लग जाएगा क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले क्रेनियम, जिसको मॉइस्ट रखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट क्या है? क्रेनियम। अब क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम क्या है हमारा? अरे पहले क्रेनियम की बात करते हैं, ब्रेन बॉक्स की। ठीक है, क्या हमारा? ब्रेन बॉक्स। और जिन भी एनिमल्स के पास क्रेनियम होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रेनिएटा। ये कितनी हड्डियों से बना होता है? 8 बोन से। उसकी ट्रिक क्या थी? स्टेप ऑफ 8, स्टेप ऑफ 8। इसमें होती है एक स्फिनॉइड हड्डी, इसमें होती है एक टेम्पोरल हड्डी, ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज करें एक तरह से। एक होती है एथमॉइड हड्डी,
एक होती है पेराइटल हड्डी, एक होती है ऑसिपिटल हड्डी, और एक होती है हमारी फ्रंटल हड्डी। ये प्रोटेक्शन दे रही है सबसे पहले। इसके बाद जो सेकंड चीज प्रोटेक्शन देगी जो कि क्रेनियम के अंदर होती है उसे हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ये मेनिंजेस आखिर किससे बनी होती है? ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। किससे बनी होती है ये? फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आप थोड़ा डेलिकेट की तरफ चलते हुए कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, एंड दे आल्सो एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। कई बार सर फूट जाता है ऐसे, लगती नहीं है ना, प्रोटेक्शन है गाइस। उसके बाद पानी भी रहता है, सीएसएफ भी रहता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसके अंदर तैर होता है ब्रेन। ठीक है, तीन तरह की मेनिंजेस होती है। कितने तरह की मेनिंजेस होती है बच्चा पार्टी? तीन तरह की। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली अरैक्नोइड, और जो ब्रेन के साथ कांटेक्ट में होती है, ब्रेन टिश्यू के साथ कांटेक्ट में, उसे हम कहते हैं पाया मैटर। वो गाना सुना था तुमने, पिया पिया ओ पिया पिया? अभी गरबा नाइट्स में ये बहुत बजेगा। यस, रंग मेनू ढोल बाजे, तीन चार गाने इनकी प्लेलिस्ट है। इनके डीजे को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता गरबा वालों को, ये प्लेलिस्ट बना लेते हैं, सालों साल चलाते रहो बस, मजामा, मस्त मजेदार तरीके से। 5-10 गाने वही सेम। यस, डोलीला ठो 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 ठो। यस, चलो तो ड्यूरा मैटर सबसे बाहर वाली है, आउटर मोस्ट। ये वाली कौन सी है? मिडल। और ये वाली कौन सी है? इनर। जो बाहर वाली है सबसे ज्यादा मजबूत है क्योंकि ये बनी है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अरैक्नोइड इज विथ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, हाईली वैस्कुलर। ये कैसी होती है? हाईली वैस्कुलर। खूब सारी ब्लड वेसल्स होती है जिससे कि ब्रेन के पास कभी भी ब्लड की कमी ना हो। और अंदर वाली सबसे अंदर है क्योंकि ये डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, अगर ज्यादा तोड़ फोड़ोगे तो टूट जाएगी। तो ये वाली का काम क्या है? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी देना। और इस वाली का काम क्या है? ब्लड सप्लाई देना। अब यहाँ पे दो स्पेस बनते हैं, एक होता है सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस किसके बीच में बनता है? सब माने नीचे, किसके नीचे? ड्यूरा के नीचे। तो यानी कि सब ड्यूरल स्पेस किस किस के बीच में होगा? नाम से बताने की कोशिश करो। सब ड्यूरल स्पेस, सब माने नीचे, ड्यूरल, ड्यूरा मैटर, यानी ड्यूरा और अरैक्नोइड के बीच में खाली कैविटी है, उसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, जो भरी होती है सीरस फ्लूइड से। स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड arachnoid filled with serous fluid। अगेन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, जितनी खाली कैविटीज होगी शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट स्पेस है हमारा सब अरैक्नोइड स्पेस। नाम से बताइए ये वाला स्पेस किसके बीच में होगा? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, ये वाला किसके बीच में होगा? सब अरैक्नोइड स्पेस between, space between arachnoid and pia matter, and this is filled with CSF, which is cerebrospinal fluid। क्या इतनी प्रोटेक्शन बहुत है ब्रेन के लिए? कुछ और भी प्रोटेक्शन दी जाएगा इस? अरे ब्रेन बहुत ही सेंसिटिव है, और प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, इसलिए इसके पास और क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर। ये है हमारी ब्लड वेसल,
और इस ब्लड वेसल से चिपके होते हैं हमारे स्टार शेप्ड सेल्स ऐसे। इन स्टार शेप्ड सेल्स के बीच में होते हैं टाइट जंक्शन। ये स्टार शेप्ड सेल्स कौन से होते हैं बताइए? स्टार शेप्ड सेल्स कौन से होते हैं बताइए? एस्ट्रोसाइट्स। कौन से होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। ये होती है हमारी ब्लड वेसल, ये होते हैं हमारे टाइट जंक्शन। कोई मुझे बता सकता है कि आखिर ये एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर क्यों बना रहे हैं ब्लड वेसल से चिपक के? ब्लड ब्रेन बैरियर के फटने से नहीं होता है ब्रेन में ब्लीडिंग, आर्टरी के फटने से होता है। क्यों बना रहे हैं बैरियर? कि अगर ब्लड में कोई केमिकल है जो खतरनाक है, उसको यहां क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा, या अगर कोई बैक्टीरिया है ब्लड में तो उसको भी क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। तो ब्रेन अपनी प्रोटेक्शन खुद कर लेता है मैक्सिमम लेवल पे। सो दिस इज लाइक अ बैरियर कि भाई फालतू की चीजें आउट, अच्छी चीजें इन। बट तुम लोग गधे हो, घटिया थॉट्स इन, गुड थॉट्स आउट, कि मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जिस बच्चे ने ठान लिया, जिस बच्चे ने उस फोकस होकर तैयारी कर दी, उसी से ही नीट हो पाएगा, उसी से ही जेई हो पाएगा। सबसे इजी पेपर है, बस फोकस और कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए सबसे ज्यादा। तो ये वही बैरियर है जो क्या कर रहा है? बैड आउट गुड इन। तो इसलिए थॉट्स भी अच्छे इन, बैड थॉट्स हमेशा आउट। ठीक है? सो दिस बैरियर made by astrocytes prevent entry of unwanted chemicals and microbes. अब नीट भी जेई बन गई मैम, एक्सेप्ट मैथ, ऐसा कुछ नहीं है। सब सोच है, सब सोच है। बेटा तुम्हें पता नहीं है बच्चे कितने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं तुम्हें इस बार बताती हूँ, काउंसलिंग मैंने इस बार बच्चों को कराई है। 2 से 2,500 बच्चे मेरी काउंसलिंग प्रोग्राम में थे इस साल। आपको लग रहा था ना कि पेपर टफ है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि 550 से ज्यादा नंबर कितने बच्चों के आए हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हमको लग रहा था, कुछ ऐसे टीचर्स थे, जब मैंने हाई कट ऑफ बताई तो मुझे बहुत टीचर्स ने बोला, बच्चों ने भी बोला कि मैम आप क्या बोल रहे हो। बट हुआ वही, हर 2 नंबर पे इतना जबरदस्त कंपटीशन था। इस बार जो हमने एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ 28,000 रैंक पे, तो आपका ऑल इंडिया कोटा पूरा भर गया था इस साल जनरल कैटेगरी का, पूरा का पूरा। 38,000 पे बीएमएस फॉर जनरल कैटेगरी वाज क्लोज्ड इन फर्स्ट राउंड। मेरे पास डेटा है पूरा, मैं दिखा सकती हूँ आपको अभी। सोचो 38,000 रैंक पे बीएमएस भरा। मैं एमबीबीएस की बात नहीं कर रही हूँ, बीएमएस की बात कर रही हूँ, ऑल इंडिया कोटा की। तो आप सोचो बच्चे कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। पेपर टफ आने के बाद भी वो 550 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। तैयारी करो अच्छे से, अपनी रैंक पे काम करो। अब सिर्फ मार्क्स पे नहीं कि 700 प्लस 650 प्लस, नो, रैंक पे काम करो। टॉप 100, टॉप 1000। डरना भी चाहिए थोड़ा सा तो यार। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जो टॉपर बच्चे हैं ना,
वो मैक्सिमम अक्टूबर नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन पे काम करते हैं 6 महीने। ये आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप कभी टॉपर बैच में थे ही नहीं। आपने ऑफलाइन कोचिंग में देखा ही नहीं है कि टॉपर्स के साथ वो क्या करते हैं। मैंने टॉपर्स पढ़ाए हैं, उनके बैचेस लिए हैं। उन सबसे ज्यादा फोकस किस पे कराया जाता था? मॉक टेस्ट पे। वो ना फिर कोई इंस्टीट्यूट देखते हैं ना कोई पब्लिकेशन देखते हैं, क्वेश्चन है तो मेरा है बस। इस एटीट्यूड से काम करते हैं वो। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, कितने पार्ट्स ऑफ ब्रेन है? यस गाइस, इतना तो आपको पता ही होगा। हमारे पास 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो कनेक्ट करता है, छोटा वाला हिस्सा, उसका नाम क्या है? मिड ब्रेन। क्या नाम है? मिड ब्रेन। इसमें आता है आपका सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला। इसमें आएगा आपका सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। मैम कंपटीशन सिर्फ ऑफलाइन में ही पता चलता है जब टेस्ट देते हैं। ऑफलाइन में अगर आपके स्टूडेंट स्ट्रेंथ लाखों में है तो आपको जरूर देना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक कोचिंग के 3-4 हजार बच्चों में कर रहे हैं तो नहीं देना चाहिए, तब ऑनलाइन इज बेटर। जितने ज्यादा बच्चे जिस टेस्ट सीरीज में होंगे उतना रियलिटी चेक आपके हाथ में आएगा। आई थिंक दैट्स अ सिंपल मैथ्स अगर आप इसे देखें तो। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं ब्रेन के, विच इज आवर फोर ब्रेन। दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि हम बात करें सेरिब्रम की, और इन दोनों के बीच में एक ट्रैक होता है जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे होते हैं इनके एक्सॉन्स, क्योंकि डेंड्राइट वाला पार्ट बाहर की तरफ निकला होता है ऐसे। तो सारे एक्सॉन्स मिलके बीच में एक मोटी सी रस्सी बना लेते हैं ऐसे, ऊपर से ऐसे दिखता है वॉलनट की तरह। इसलिए वॉलनट्स खाने चाहिए और वॉलनट का छिलका उतार के नहीं खाना चाहिए। जी जी सर की क्लास में पता लगता है। वेरी गुड। मैम मंडा के एनबीटीएस बहुत अच्छे हैं। लास्ट ईयर आई वाज ऑफलाइन आकाश स्टूडेंट। आई नो। हमने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखे थे पिछले साल भी। हम, मुझे याद है कि पिछले साल मैंने एक टेस्ट कराया था दूसरे इंस्टीट्यूट का। वो ना उनका टॉपर्स का टेस्ट था और मुझे बच्चों ने इतना हेट दिया उस टेस्ट में, पता नहीं कितने बच्चों ने देखा होगा। मतलब 5-7 सवाल के बाद कहते हैं अरे ऐसे तो पेपर आता नहीं, आप कुछ भी पेपर उठा के ले आती है, ये करती है वो करती है। मैंने उस टाइम कहा था कि बेटा अगर पेपर टफ आ गया ना फिर तुम सब गए काम से। 2 पेपर मैंने लगातार कराए थे उस एक सेशन में, एक फिर एक ब्रेक दिया, फिर एक दूसरा कराया। दूसरा वाला इजियर साइड पे था और पहले वाला टफ था। मुझे बच्चों ने इतना बोला कि यार आप इतना टफ पेपर लेकर आई है मैम, ये वो। मैंने कहा था कि बेटा इस बार पेपर टफ आ सकता है, प्लीज ऐसे पेपर प्रैक्टिस कीजिए आप। बट बच्चों ने नहीं सुना। हाँ
मैंने कहा था कि ये अच्छे इंस्टीट्यूट का पेपर है, उनके टॉपर ग्रुप का है, पता है ना, इनको पता रहता है पेपर कैसा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, बट इनके जो टॉपर ग्रुप के पेपर्स थे वो एक्चुअली में टफ आ रहे थे बनके। हाँ, एनबीटीएस में भी, एवाईएनआर में भी हमने 5 पेपर टफ दिए थे, उस पे भी बच्चों ने हमें बहुत बोला कि यार इनका तो पेपर का स्टैंडर्ड ही अलग है। एवाईएनआर के 5 पेपर हमने सॉल्व कराए थे, उस पे पहले पेपर में ही हमारा फट गया था, बच्चे कहते इतना टफ तो आएगा ही नहीं, आप कैसे बना रहे हैं। अब बच्चे कौन होते हैं जज करने वाले। यस, तो वही बात हुई ना, पेपर आ गया टफ। तो अब देखिए यहाँ पे ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। अब इसको कर लेते हैं एक बार। 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर है और इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम। क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम। ये होता है हमारा एक्सोनल ट्रैक, एक्सोनल ट्रैक प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, ये सिर्फ मैमल्स में मिलता है, फाउंड ओनली इन मैमल्स। इसके पास मैटर, 2 मैटर होते हैं इसके पास, 2 तरह के सेल्स होते हैं इसके पास। एक होता है ग्रे मैटर, आपने सुना होगा, और एक होता है व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर इसका आउटर साइड होता है, व्हाइट मैटर इनर साइड होता है। ग्रे ग्रे क्यों होता है, व्हाई ग्रे इज ग्रे एंड व्हाई व्हाइट इज व्हाइट। ग्रे इसलिए ग्रे है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है, कैसे न्यूरॉन्स होते हैं इसके पास, अनमाइलिनेटेड, इसलिए इसका अपीयरेंस कैसे दिखता है, ग्रे। व्हाइट व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि इसके पास होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिसके कारण दिस अपीयर्स व्हाइट। प्लस सेरिब्रम में बहुत सारे गायराई एंड सल्काई होते हैं। गायराई सल्काई क्या होते हैं, इस तरीके से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी क्या होता है, ज्यादा न्यूरॉन्स, 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में आ पाते हैं, 1 ट्रिलियन न्यूरॉन्स। ठीक है, सो दे इंक्रीज surface area for more neurons। अब आते हैं लोब्स। 5 लोब्स होते हैं बोन्स की तरह। पहला होता है इसका फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, फ्रंटल बोन के नीचे होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल बोन के नीचे होता है फ्रंटल लोब, यहाँ पे। इसका होता है थिंकिंग, लर्निंग, परसेप्शन। यानी कि ओवर थिंक जब करते हैं तो बताओ सर में दर्द कहाँ होता है, तुमसे पूछती हूँ। जब भी आप ओवरथिंक करते हैं तो ये वाला पार्ट, आंखें दर्द करती है और ये वाला पार्ट पकड़ने लगता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग का काम इसी का है गाइस, इसी का ही है ओवरथिंकिंग का काम। तो थिंकिंग, लर्निंग, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, धारणाएं बनाना किसी के लिए। आप उसके हाव भाव देखते हैं, फिर आप परसेप्शन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रंटल के बाद आएगा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल बोन के नीचे होता है, यहाँ पे आपका हियरिंग एंड स्पीच का काम होता है, सुनते भी और बोलते भी हैं, दोनों काम यहाँ पे होते हैं, हियरिंग एंड स्पीच। सुनो फिर बोलो, बोलते मत रहो टटरो की तरह। नेक्स्ट पेराइटल लोब, पेराइटल बोन के नीचे होता है ये। इसका काम होता है पेन सेंसेशन, जो भी दर्द होंगे शरीर के वो यहीं पे फील होंगे, यहाँ खोपड़ा। हॉट कोल्ड सेंसेशन भी यहीं पे जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब, यहाँ पे आपके सारे विजुअल सिग्नल्स डिकोड होते हैं, एनक्रिप्शन होती है उनकी।
I feel severe headache all around the head. बेटा आप ओवर थिंकिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा देख भी रहे हैं, ज्यादा सुन भी रहे हैं। ये CIPA क्या होता है बेटा? सीपा पढ़ूं या CIPA पढ़ूं? थोड़ा समझाया करो मुझे, इतनी जेंजी नहीं हूँ मैं, बन रही हूँ। आई एम ट्राइंग। आजकल मैं जेंजी की तरह हाई वेस्ट जीन्स भी पहनती हूँ। यस, और मैं टॉप भी लेकर आई हूँ उनकी तरह। मैंने सोचा कल मेले में मैं जेंजी जैसा बन के जाऊंगी, बट फिर एक छोटी सी लड़की ने बोल दिया आंटी अपनी बेटी को संभाल लो, फिर मुझे लगा ओ माय गॉड आई एम नॉट जेंजी। रियलिटी चेक दे देते हैं बच्चे कभी कभी ना बीच बीच में। पोस्ट आनी चाहिए। विजुअल कोड मतलब सारी विजुअल कोड्स, मतलब जितने भी आपके विजुअल सिग्नल्स होते हैं उनको डिकोड करना। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। सेरिब्रम में बेटा बहुत सारे एसोसिएटेड एरियाज भी होते हैं। सेरिब्रम में बहुत सारे एसोसिएटेड एरियाज भी होते हैं, ठीक है, जिनका काम जैसे कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग करना, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत विटी होते हैं कम्युनिकेशन में, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस, they have very witty answers because this part of their brain is highly developed, which is a communication part of brain. They can make anyone laugh, and humor is literally natural. ह्यूमर जो होता है वो नेचुरल होता है। कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे जो फोर्स्ड ह्यूमर करते हैं, वो पता लग जाता है। कुछ जैसे अभिमन्यु देख लो, उपमन्यु, अभी उपमन्यु, तो वो नेचुरल है उसका, जाकिर खान का नेचुरल है। बट देयर आर स्टैंड अप कॉमेडियंस जो थोड़ा फोर्स्ड करते हैं, पता लगता है, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज चेंज रहती है उनकी थोड़ी सी। समय को देख लो, समय इज मोर ऑन अ रोस्टर साइड। कैरी को देख लो, ही इज ऑन द रोस्टर साइड। बट जाकिर का जमाना, आई डोंट नो यू हैव हर्ड इट और नॉट, जाकिर was the one who actually started this entire era of stand up comedy. मैंने तो इतने अटेंड किए हैं उसके, कोटा में भी के, बस्सी के, सारे देखे मैंने उसके। हाँ, तो दे आर नेचुरली गुड, दे हैव नॉट लर्नड इट, दे आर born with it, दे आर born with it। ठीक है, यस। तो गंदा भी नहीं बोलेंगे, लाइन को भी क्रॉस नहीं करेंगे, एंड येट दे विल मेक थिंग्स रिलेटेबल एंड मेक पीपल लाफ। तो आई थिंक दैट्स वेरी गुड थिंग। ठीक है, यस। सो अब इसमें हम देखते हैं एसोसिएटेड एरियाज में एक इंटरसेंसरी एरिया भी होता है। इसमें एरिया, इंटरसेंसरी एरिया, ये बड़ा कमाल का एरिया है। इंटरसेंसरी एरिया क्या करता है, जैसे मान लो कि आज मान्या छोले भटूरे खाने गई, बहुत भूखी है, ठीक है, छोले भटूरे खाने गई, पहले वो सूंघेगी, गर्मा गर्म बना रहा है, चल चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यार क्या भैया ने अचार डाला है ना, क्या फूला फूला भटूरा है, आहा, फिर वो तोड़ेगी, वाह जन्नते स्वाद। तो कितनी सेंसेस ने काम किया, आंखों ने। अगर मान लो कि भैया अच्छे भटूरे नहीं बना रहे, गंदे से काले से बना रहे, तो लाइक मैं यहाँ नहीं खा रही, मतलब तूने टेस्ट भी नहीं किया, यू स्टिल रिजेक्टेड। आईज, स्मेल, साथ में नाली की बदबू आ रही है, नहीं खा सकते यहाँ पे। टेस्ट भी नहीं किया, स्टिल रिजेक्टेड। टेस्ट तक जाने के लिए भी दो सेंसेस को काम करना पड़ा, लास्ट में जाके बोला आपने वाह क्या स्वाद है। ठीक है, सो यहाँ पे when many senses work together to produce one result. अब आते हैं नेक्स्ट, एपिथैलेमस। यार आज तो मुझे भी खमीरी रोटी और पनीर कीमा बनाना है। यार मैंने बच्चों घर में पिज्जा का बेस बनाया खुद से, बहुत बढ़िया पिज्जा बनाया यार, मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया।
यस हाँ मैं रेसिपी शेयर करूं, इतना शेयर तो खैर मैं करती ही नहीं। चलो आ जाओ। एपिथैलेमस, अच्छा बना। एपिथैलेमस वो पार्ट होता है ब्रेन का जिसमें क्या होता है, पीनियल ग्लैंड। इसमें क्या होता है, पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड का क्या फंक्शन है ये मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस वो पार्ट है जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, रिले सेंटर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे, रिले सेंटर। अब देखो कई बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि कोई निकल गया और तुम्हें पता ना चला, ऐसा होता है, निकल रहा है बॉडी को पता है बट मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो सिग्नल रिले सेंटर तक नहीं गया। सो दैट रिस्पॉन्स विल बी कॉल्ड एज अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स। और जब आपसे कोई गुजर रहा और आपको हाई नहीं की इसने, अगर मेरी मौसी होती तो कहती है नमस्ते भी न की, ठीक है, यस। तो ये वाले कॉन्शियस रिस्पॉन्स है। इन दोनों में फर्क क्या है कि एक सिग्नल थैलेमस से गुजरा, एक सिग्नल थैलेमस से नहीं गुजरा, बस, ठीक है। तो यहाँ के जैसे ऑर्गन, ये है थैलेमस और ये है सेरिब्रम। अगर एक सिग्नल इस रूट से गुजर रहा है तो उसे हम कहते हैं कॉन्शियस रिस्पॉन्स। बट अगर रिस्पॉन्स थैलेमस को छोड़ के सीधा सेरिब्रम पे चला गया तो इसको हम कहेंगे अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स। इसलिए इसे कहते हैं रिले सेंटर, क्योंकि सिग्नल को लेकर आगे देता है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एक एक्टिविटीज की एंडोक्राइन एक्टिविटी है जो हम एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और दूसरा केस के पास न्यूरल सेंटर्स होते हैं। दूसरा केस के पास न्यूरल सेंटर्स, जिससे ये करता है थर्मो रेगुलेशन। ये नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन, आपकी प्यास को कंट्रोल करना, थर्स्ट सेंटर्स होते हैं इसके पास। सटाइटी सेंटर यानी हंगर सेंटर, भूख लगाना। और एक दूसरी भूख यानी कि सेक्सुअल अराउजल, ठीक है। और पांचवा सेंटर कौन सा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही सेक्सुअल अराउजल कम होना शुरू हो जाएगा। टू मच स्पीड टुडे मैम, सच में मुझे लगा मैं स्लो चल रही हूँ बहुत। ये बात थियोरेटिकल है ना, इसलिए। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है धनो। मैं हेजिटेट क्या करूं बेटा, बताओ। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, अगर किसी की बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है तो ये फिर कम होना शुरू हो जाता है, विच इज अ बैड सिग्नल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम वर्क्स along with hypothalamus। ये हाइपोथैलेमस के साथ काम करता है, अकेले काम नहीं करता है। This is a emotional and sexual behavior center because sexual behavior is connected with emotions, ठीक है। So this is a emotional and sexual behavior center। So ये दो होते हैं हमारे, एक इसमें आता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या करता है, रात को शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, इसलिए रात में अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। This converts short term memory into long term memory।
और दूसरा इसमें एमिगडाला। ये आलमंड शेप्ड होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंगर एंड रेज के लिए। गुस्सा, इसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है किसका? टेस्टोस्टेरोन का, बहुत ज्यादा। जैसे टेस्टोस्टेरोन आना शुरू होता है, ये वाला सिस्टम पे बहुत ज्यादा असर करता है। बच्चा तो है, अभी तो बच्चा बेटा, अब एक क्लास में पूरा खत्म कराना है तो बच्चा तो है, झूठ नहीं बोलूंगी कि नहीं बच्चा है। मतलब लगेंगे अभी 15 से 20 मिनट। कल क्लास होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। किसने कहा कल क्लास नहीं होगी? कल रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू हो जाएगा। आज तो मैं पक्का खत्म कराऊंगी भाई, मुझे भी 11th नहीं पढ़ानी। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन बहुत सिंपल है। सबसे पहले कनेक्ट करता है फोरब्रेन एंड मिड ब्रेन को, हाइंड ब्रेन को। तो ये किस किस को कनेक्ट करता है? फोरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में। इसके पास 4 छोटे छोटे गोले लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन चारों को हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 4 डॉर्सल लोब्स होते हैं ये क्या होते हैं? 4 डॉर्सल लोब्स। और इस मिड ब्रेन में एक डक्ट भी होती है, उस डक्ट का नाम क्या होता है? सेरिब्रल एक्वीडक्ट। इसके पास और क्या होती है? सेरिब्रल एक्वीडक्ट, जिसे हम डक्ट ऑफ इल्वियस भी कहते हैं। इसके अंदर भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो 4 गोले होते हैं, इसमें ऊपर के 2 गोलों को हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई, नीचे वालों को कहते हैं हम इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर वालों का काम है नेक और आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करना। ये तेरी तेरी आंखें, तुरुरु तुरुरु, ठीक है। सो आई एंड नेक मूवमेंट, और नीचे वाले ईयर एंड नेक मूवमेंट। क्या बोला क्या बोला? ऐसे डक्ट ऑफ इल्वियस, डक्ट ऑफ इल्वियस। Now, what is brain stem? Equals to midbrain plus hindbrain minus cerebellum is called as brain stem. तो brain stem में क्या क्या है? pons, medulla and midbrain. That's brain stem. अब ज्यादा नहीं बचे। hindbrain, पहला cerebellum, this is the second largest part of brain. Maintains body posture and balance. Pons
स्विच ऑफ या न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड एज स्विच ऑफ। ये आपको पढ़ा चुकी हूं मैं ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, बस हम लिख रहे हैं इसको। दिस ऑल्टर्स इंस्पिरेशन, मेड्यूला, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, और क्या काम करते हैं, वॉमिटिंग रिफ्लेक्सेस को भी संभालते हैं, और क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और कौन से रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस, ये सारा किसका काम है, मेड्यूला का। हाँ लीना, ब्रेन का कोई भी पार्ट खराब होता है तो मुश्किल तो होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर को करने में हमें 2 घंटे लगे, बट 2 घंटे में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया है, जितना आना चाहिए था आपको वो सब भी कवर करा दिया है। ठीक है, अब हम कल से 12th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। अब आई होप आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में 11th फिनिश हो चुकी होगी। हो गई है बेटा? अच्छा चलो वो भी हो जाएगी, थोड़ा सा बचा है ना, मैम करा देंगे। और बायो में आपके 2 चैप्टर, इस हफ्ते शायद हम तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। संडे में सैटरडे क्लास नहीं होगी क्योंकि सैटरडे मुझे ऑफिस जाना है। अगर नहीं जाना हो तो मैं पक्का इस हफ्ते करा देती। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 11:50 पे विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ।